Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 6th of class 11th, right? And our chapter is work, power, energy, and our topic is elastic collision in two dimension, right? इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन हम आज स्टडी करेंगे और इसको हम बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन भी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, और नाम होता है इस कोलिजन को हम दूसरे शब्दों में ओब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं, राइट। अच्छा, तो अभी लास्ट लेक्चर में जो आपने कोलिजन पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन, वो वन डायमेंशन में था। वन डायमेंशन मतलब एक ही डायमेंशन में बॉडी मूव कर रही थी, यानी एक बॉडी ऐसे मूव कर रही थी, उसके पीछे से दूसरी बॉडी आ रही थी, टकराती हैं और टकराने के बाद फिर सेपरेट हो जाती हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रही हैं, एक ही एक्सिस का इस्तेमाल कर रही हैं, वन डायमेंशन का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अगर देखो कोलिजन कुछ इस तरीके का हो कि लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, m1 मास की बॉडी है और ये एक m2 मास की बॉडी है। अच्छा, तो बड़ी हो गई, चलो थोड़ी छोटी करते हैं। एक m2 मास की बॉडी है, राइट, और ये यहाँ पे इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है बॉडी का, और ये बॉडी आगे बढ़ रही है u1 की वेलोसिटी से। ये बॉडी फ़िलहाल रुकी हुई है u2 0 से, ठीक, और ये बॉडी आगे बढ़ती है इस तरीके से आगे बढ़ती है और आके यहाँ पे टकराती है इस बॉडी के साथ, ठीक है। अब जब ये इस बॉडी के साथ टकराएगी, ठीक, तो कोलिजन होने के बाद क्या होगा, देखो जब ये इसके साथ टकराएगी तो क्या होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगी किस डायरेक्शन में, तो जो सेंटर की डायरेक्शन होती है ना, ये जो लाइन है, इस डायरेक्शन में ये इसको इधर पुश करेगी एक फोर्स से, और उतनी ही फोर्स से फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उतनी ही फोर्स से ये इसको, ये बॉडी ड्यूरिंग कोलिजन इसको पीछे पुश करेगी, है ना, इस डायरेक्शन में। क्लियर है बात? अच्छा, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि अभी पहले बॉडी रुकी हुई थी, अब इस बॉडी के पास क्या आ गई है, कुछ सर्टेन वेलोसिटी आ गई है। चलो मान लेते हैं पहले रुकी हुई थी, कोई वेलोसिटी नहीं देते इसको, ठीक है, u2 की वेलोसिटी थी जो 0 थी। अब क्या हो गया, इसके बाद वेलोसिटी आ गई है, आ जाएगी, और ये क्या करेगी, इस तरीके से मूव करेगी विद वेलोसिटी v, राइट। तो ये बॉडी आगे बढ़ जाएगी और मूव करती हुई v वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से, है ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2 जो कि है 0, और बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई v2। क्लियर है बात? अच्छा, इस बॉडी का क्या होगा, अब देखो ये बॉडी ये इस तरीके से चलती हुई आ रही थी, सामने इसके पास इवन वेलोसिटी थी, अगर इस पे इस तरीके से फोर्स लग रही है पीछे को F, तो देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हो आप, एक ऊपर और एक इधर, इस फोर्स को दो भागों में तोड़ सकते हो, है ना। अगर ये एंगल थीटा मान लें हम, ये एंगल कितना है, थीटा मान लें इस एंगल को, तो ये तो हो जाएगी फोर्स F cos थीटा, और ये फोर्स रहेगी F sin थीटा। बात वो नहीं है, फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, F cos थीटा F sin थीटा, उस बात से मतलब नहीं है। आप ये देखो कि F cos थीटा F sin थीटा जो फोर्स है, ये वाली फोर्स क्या करेगी, इसको, इसकी स्पीड को स्लो करने की कोशिश करेगी। जब ये आगे बढ़ेगी तब टकराएगी, तो इसकी स्पीड को स्लो करने के लिए ये वाला कंपोनेंट काम करेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी के जस्ट 90 डिग्री कोई कंपोनेंट काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है वेलोसिटी की। तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से होके चली जाएगी, यहाँ इधर बढ़ जाएगी ये बॉडी, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1, ये v1 से आगे बढ़ेगी। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला था, अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं F cos थीटा F sin थीटा को, कन्फ्यूजन हो रही है तो ना लिखें। अच्छा, अब देखो, ठीक, अब देखो, अब मुझे इसमें क्या अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई करते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m1v1 प्लस m2v2, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर डायमेंशन में काम करता है, लीनियर मोशन में काम करता है, यानी एक ही डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा हो तब ही इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले ये डायरेक्शन थी, लेकिन बाद में इस वेलोसिटी की कुछ और डायरेक्शन है, इस वाली वेलोसिटी की कुछ और डायरेक्शन है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा हम कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इसमें अप्लाई करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस यानी ये वाला जो मोशन है, सारे मोशंस की ये वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। यानी देखो ये जो वेलोसिटी है v1 वेलोसिटी, इसका सामने की तरफ कितना कंपोनेंट होगा, तो अगर इस एंगल को मान ले φ1, तो इस v1 वेलोसिटी का सामने की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा v1 cos φ1, और ऊपर की तरफ कितना कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का, ऊपर की तरफ कितना कंपोनेंट होगा, ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट होगा
v1 sin phi 1। सिमिलरली ये जो वेलोसिटी है, अगर ये एंगल phi 2 मान लें हम, तो इस वेलोसिटी का सामने की तरफ जो कंपोनेंट होगा, सामने की तरफ इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v2 cos phi 2, और पर जस्ट परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, v2 sin phi 2। क्लियर है बात? अच्छा, तो अब मुझे ये पता लग गया कि ये वाली जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी चल रही है, और ये वाली बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन कितनी वेलोसिटी से कर रही है ना, एक्स एक्सिस में। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में लगाते हैं m1 u1, ये फॉर्मूला होता है, प्लस m2 u2 गिव्स m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो m1 एज इट इज़, u1 एज इट इज़ रखेंगे हम, m2 एज इट इज़, और u2 0 है तो ये पूरी टर्म हो गई 0। m1 हॉरिजॉन्टली v1 की वेलोसिटी कितनी है, v1 cos phi कितनी है, v1 cos phi 1, और m2 v2 की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, प्लस m2 v2 cos phi 2, ठीक है। ये हो गई आपकी, ये 0 है तो फाइनली आपको एक इक्वेशन मिली। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इस इक्वेशन में क्या क्या नोन वैल्यूज़ हैं हमारे पास। देखो अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं जो कि प्रेजेंट है, m1 है, u1 है, v1 है, 3 वेरिएबल हो गए, m2 4 वेरिएबल हो गए, v2 5 वेरिएबल हो गए, ठीक है, और phi 2 और phi 1 6 वेरिएबल्स इसमें प्रेजेंट है ना। m1 u1 3 वेरिएबल, और m2 4 वेरिएबल, v1 और v2 6 और 7 8 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। इसी तरीके से हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि वाई एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में अप्लाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला वही है m1 u1 m1। देखो अब एक बात बताओ, क्या हॉरिजॉन्टली इनिशियली इसकी कुछ वेलोसिटी थी? नहीं, एक्स एक्सिस में थी, वाई एक्सिस में कोई नहीं थी। तो ये तो हो जाएगा, पहली टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकली u1 कुछ था ही नहीं, ठीक है। u1 का कोई कंपोनेंट वर्टिकल में काम नहीं कर रहा, ये तो वैसे ही रुका हुआ था, तो ये भी 0। m1 v1 का कौन सा कंपोनेंट वर्टिकली काम कर रहा है, ये है v1 sin phi 1, प्लस m2 v2 का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, v2 sin phi 2 वर्टिकली, तो हो जाएगा m2, और क्योंकि डायरेक्शन v1 से उल्टी है तो माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस v2 sin phi 2। तो यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, ये आ गया m1 v1 sin phi 1 बराबर आ गया m2 v2 sin phi 2, ठीक है। ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो ये दो रिलेशन आ गए हमारे पास, m1 v1 sin phi 1 इज टू m2 v2 sin phi 2। एक इक्वेशन ये आ गई है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। अब ये था आपका ओब्लिक कोलिजन। इन इक्वेशंस को मैंने सिर्फ क्या करा, एक आर्टिकल आपको समझाया, ये कोई डेरिवेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन होगा उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स उसके अलग करेंगे, उसमें हम क्या लगाएंगे उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिमिलरली वाई कंपोनेंट्स में अलग से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, और इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो एक इक्वेशन आप चाहो तो इसमें और बना सकते हो, और वो फाइनल इक्वेशन क्या होगी, एनर्जी की, क्योंकि आप जानते हो एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो एनर्जी की भी आप एक फाइनल तीसरी इक्वेशन और हम बना सकते हैं, ठीक। तो मैं अभी इसको फिलहाल रब कर रहा हूँ।
तो ऐसे चल रहा था, ये कितना था V2 sin phi 2 था ये, है ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शुरुआत की जो एनर्जी होगी, बाद की स्टार्टिंग की एनर्जी और बाद की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो स्टार्टिंग एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये तो रुकी हुई थी, इसकी तो कोई एनर्जी नहीं। बाद में इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस वाली बॉडी की v1 वेलोसिटी है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस इसकी हो जाएगी हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इधर से आप हाफ कॉमन लोगे तो इधर से के हाफ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो गई आपकी m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक और रिलेशन ये क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आ गया। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या होगा जब न्यूमेरिकल आते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में, तो इस तरीके से हम अलग अलग फंडे लगा के अलग अलग इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा मोशन है 2 डायमेंशन का, उसको अलग अलग ब्रेक करते हैं। एक्स एक्सिस में अलग ब्रेक करते हैं, वाई एक्सिस में अलग ब्रेक करते हैं। एक्स एक्सिस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू को देख के उसमें अलग से अप्लाई करते हैं। और अगर तब भी हम आंसर नहीं कैलकुलेट कर पाते तो हम एनर्जी थ्योरम लगा के एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर जितने ज़्यादा अननोन वेरिएबल्स होंगे आप उतनी ज़्यादा इक्वेशंस बनाओ, जितनी ज़्यादा इक्वेशंस आप बना पाओगे उतने ही ज़्यादा आप अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये जो भी चीज़ है ये हम बहुत डीपली आपको तब समझ में आएगी जब हम कोई ना कोई न्यूमेरिकल इस पर अटैम्प्ट करेंगे। तो हम आने वाले लेक्चर्स में इस पर न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, और भी बाकी टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।